नमस्कार, आपल्या सर्वांचं स्वागत. आजचा भाग म्हणजे तो पूर्णपणे हिंदी या विषयासाठी आहे. आज आपण हिंदीचे 2 भाग करणार आहोत. एक भाग म्हणजे हिंदी भाषा 1 आणि दुसरा करणार आहोत भाषा 2. तर भाषा 1 मध्ये काय असतात, कसे प्रश्न असतात हे आपण समजून घेऊया. तर पहिला भाग आहे तो म्हणजे उताऱ्यांचा. भाषा 1 मधला पहिला उतारा असा आहे. निर्देश: नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न क्रमांक 91 से 99 9 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए. याचा योग्य उत्तर आपल्याला शोधायचा आहे. तर हा असा आहे भाग. साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है. ये साहित्य और समाज का गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज को विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है. वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो. समय समय पर साहित्यकारों ने समाज में बदतर होने की स्थिति को पहचाना है. कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप जोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलाती है. उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है. आता याच्या 2 पद्धती आहेत सोडवण्याच्या. काही जण काय करतात, अगोदर प्रश्न वाचतात आणि मग उतारा वाचतात आणि उतारा वाचता वाचता मग त्यांना प्रश्नाची उत्तरं शोधतात. तर काही जण काय करतात, आधी उतारा वाचतात, मग प्रश्न वाचतात आणि मग उत्तर शोधतात. मला वैयक्तिकरित्या हीच पद्धत योग्य वाटते. कारण काही प्रश्नामध्ये हिडन मिनिंग असतो. म्हणजे समोर आपल्याला उत्तर दिसतं शब्दशः वेगळं, पण अर्थानुसार उत्तर कसं असतं वेगळं असतं. त्यामुळे अगोदर उतारा वाचणे हे कधीही सोयीस्कर असेल. शेवटी ज्याची त्याची अभ्यासाची पद्धत असते. आणि मग मी असं करतो की असा अगोदर उतारा वाचायचा आणि मग प्रश्न वाचायचे. हा उतारा आपण वाचलेला आहे. आता पहिला प्रश्न बघू. कौन सा साहित्य कालजयी बन पाता है? आता बघूया. साहित्य समाज को निरंतरता प्रदान करता है, समाज के विश्रंखल बराबर रहते हुए का वही साहित्य कालों के बंधन तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है. आता बघा, कोना कालों के बंधन तोड़कर, जो पाठकों का मनोरंजन करे वो कालजयी बन जाता है क्या? नहीं. जो समाज का दर्पण हो, देखो दर्पण है समाज का, लेकिन क्या वो कालजयी बन पाता है? नहीं. फिर जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, बघा, वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है. कधी फुल स्टॉप पर्यंत बघायचं. जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो. म्हणजे जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे. पर्याय क्रमांक 3. जो बिखरते सिद्धांतों की चर्चा करे. हे पण नाही. कालजयी से तात्पर्य क्या है? आता कालजयी कशाला म्हणायचं? कालजयी नावातच अर्थ आहे. जो काल विशेष से बंधा हो. नाही. जो हर काल में प्रासंगिक हो, ज्यांना काळावर विजय मिळवलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक काळामध्ये ते योग्यच वाटतं, म्हणजे हर काल में प्रासंगिक हो. जसं की जगद्गुरु तुकोबारायांचं साहित्य आहे. त्याला कालजयी साहित्य असं आपण म्हणतो, कारण प्रत्येक काळामध्ये आजही ते तेवढंच लागू आहे. काल विशेष की सही व्याख्या करता हो. नाही. अल्पकाल तक रहने वाला, थोडाच काळ राहते, असं नाही. पुढचा प्रश्न. किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? कशा पद्धतीचे साहित्यकार हवेत? समाज को जागरूक करते हो, बरोबर आहे. समाज का मनोरंजन करते हो, मनोरंजन असेल का? तर नाही. जागरूक करणारे असू शकते, तरी पण आपण सर्व चेक करून बघूया. ह्याच्यापेक्षा जास्त बेटर आहे का कोणतं? जो समाज को नैतिक बनाते हैं, है लेकिन जागरूक बनाते हैं. आपल्या ह्याच्यामध्ये काय आहे, तर जे जागरूक करतात, विचार तरोताजा रखते हैं, तो ये नहीं है. जो समाज का विकास करते, बरोबर आहे, पण पॅरेसेजमध्ये हे नाहीये. पर्याय क्रमांक 1 याचं उत्तर आहे. 94 बघा. साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है? किस स्थिति को? विकास की ओर अग्रसर समाज की पहचान की है क्या? नहीं. पतन की ओर जाता हुआ समाज, जब समाज पतन की ओर जाता है तो उसकी पहचान साहित्यकार करते
है, यानी पर्याय क्रमांक 2 है। उन्नतशील समाज नहीं है, बिखरता हुआ समाज भी नहीं है। 95 पाहूया, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? समाज के आधुनिक होने की चिंता है क्या? नहीं। मूल्यों को बिखरने की, देखो। हाँ, पहचाना है, कुछ साहित्य पटल ऐसी बनती है, तरोताजा रहते हैं, रचनाएं दायित्व रहती है वहीं पर का, बल्कि मनुष्य में विश्वास रखता है। बघा, सिद्धांतों टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता रहती है, म्हणजे मूल्यों को बिखरने की चिंता रहती है. तर हे सिद्धांत बनने की नाही, सामाजिक विघटन की नाही. तर पुढे बघा, हे पण पर्याय आपल्या याच्यावरच आधारित आहे, हा पॅसेजवरच. विशृंखलित में प्रत्यय है, विशृंखलित, लित प्रत्यय नसतो किंवा तही प्रत्यय नसतो आणि खलितही प्रत्यय नसतो, प्रत्यय असतो इत. विशृंखल, विशृंखल, वि गलत, वि आहे इथं त्याला काय म्हणतात, प्रिफिक्स इंग्लिशमध्ये, आणि मराठीमध्ये त्याला म्हणतात उपसर्ग. तर वि हा उपसर्ग आहे, श्रृंखला हा शब्द आहे, आणि त्यामुळे इत हा काय आहे या ठिकाणी प्रत्यय आहे. पर्याय क्रमांक 3. समाज में समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द. बदतर म्हणजे काय? अभिमानी नाही, बेईमानी नाही, अत्याधिक बुरा म्हणजे वाईटात वाईट, हे उत्तर बरोबर आहे. दुराचारी भी नाही. विश्वास शब्द का अर्थ है, विश्वासचा काय अर्थ होतो? आता इथं पॅसेजवर आधारित आहे, पण पॅसेजमध्ये त्याचा अर्थ नाही. विश्वास म्हणजे विश्वमय नाही, तत्वज्ञानाविषयी नाही, विश्व संबंधित नियम असू शकते, निश्चित धारणा. विश्वास म्हणजे काय आहे? निश्चित धारणा. अमका माणूस असा आहे, अमका माणूस हुशार आहे, अमका माणूस गाढव आहे, ही काय असते? आपली निश्चित धारणा असते, म्हणजे तो आपला काय असतो? विश्वास असतो. समाज को गति कौन प्रदान करता है? विज्ञान देता है, लेकिन समाज को गति सामाजिक स्थिती में. बघा बघा, आणखीन एक और एक इम्पॉर्टंट चीज आहे, की रियालिटीमध्ये काय आहे किंवा तुम्हाला काय वाटतं हे महत्वाचं नाही. तर त्या पॅसेजच्या मते काय आहे ते महत्वाचं आहे. पॅसेजच्या मते समाजाला गती कोण देतं? तर साहित्य देतं. अर्थातच पर्याय क्रमांक 4 शिक्षण बी देते, तकनीकी विकास पण देते. पण पॅसेजमध्ये हे दिलंय का? नाही. आता कविता बघू. दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अदर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी वह करता है अभिषेक. आता बघा, ही कविता आहे, याची दिवसावसान का समय म्हणजे दिवस मावळीची वेळ झालेली आहे. मेघमय आसमान से म्हणजे ढग भरल्या आकाशातून उतर रहे कोण? संध्या सुंदरी म्हणजे रात्र, संध्याकाळ. कशी आली ती? धीरे धीरे, हळू हळू. तिमिराचल म्हणजे काळोखानं भरलेल्या अंधारामध्ये. चंचलता का कहीं नाही, कुठेही चंचल दिसत नाही. मधुर मधुर हे दोनों उसके अधर, तिचे ओठ कसे आहेत? असे मधुर मधुर गोड गोड आहेत. पण जरासी गंभीर नाही है उसमें हास विलास, म्हणजे ती हास्यविलास अजिबात करत नाही. हसता आहे तो केवल एक तारा, एकच तारा हसत आहे. कोण? गुंता हुआ उनसे घुंघराले काले काले बालों से, तिच्या काळ्या काळ्या केसांना बांधलेला आहे. कोण? हृदयराज की राणी वह करता है अभिषेक, हृदयराज राणीला काय करतो? तो अभिषेक करतो. दिवसावसान का क्या है उसका, त्याला म्हणतात संधी विच्छेद क्या है? याची संधीचं कसं करणार तुम्ही? दिवस आणि अवसान. दिवा अवसान नाही. दिवस आणि दिवसा नाही. दिवस आणि अवसान नाही. तर हे काय आहे? अवसान आहे. काय आहे? अवसान आहे. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 1. पद्यांश में किसका चित्रीकरण हुआ है? प्रकृति का? अर्थातच. नवचेतना का? नाही. वेदना का? नाही. प्रेमभाव का? नाही. संध्या राणीचं वर्णन आहे, म्हणजे कशाचं वर्णन आहे हे? हे कशाचं वर्णन आहे? तर प्रकृतीचं, निसर्गाचं वर्णन आहे. म्हणजे संध्याकाळ रात्रीला त्याने निसर्ग म्हणलंय. हृदय की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हृदय राज की रानी किसके लिए? कुणासाठी हृदय राज की रानी हा शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे? मेघांसाठी वापरलाय का? नाही. आकाशासाठी नाही. ही संध्याकाळवर आधारित कविता आहे. हृदयराज राणी कुणाला म्हणले? संध्याकाळा. तिमिर म्हणजे अंधार. अंधाराचा काय संबंध आहे इथं? नाही. संध्या. संध्या सुंदरी किस तरह से आकाश से उतर रही है? कशी उतरायली आहे आकाशातून? तारे भरे आकाश से? नाही. बघा, बादलों भरे आकाश से. बघा,
मेघमय आसमान से उतर रही है, बादलों भरे आकाश से वह उतर रही है. बरोबर आहे. चंद्रमा रोशनी नाही, सूर्य लालिमा नाही. किसके हंसने की बात की गई है? कौन हंस रहा है यहाँ पर? देखो, मेघ हंस रहे हैं क्या? नहीं हंस रहे हैं. संध्या तो खुद है, आकाश भी नहीं है, तो क्या है? तारा है. देखें कहाँ है, कौन हंस रहा है? हृदयराज की रानी धीरे धीमरा चंचल, नहीं नहीं आभास है, मधुर मधु उसके अधर जरा भी हंसता है केवल तारा एक. सिर्फ एक तारा हंसता है. तो कौन हंसता है? तारा हंसता है. पद्यांश में किस तरह का प्रयोग मुखरित आहे? अलंकार कोणता आहे? अतिशयोक्ती. अतिशयोक्ती म्हणजे आहे त्याच्यापेक्षा जास्त. ज्याला आपण म्हणतो मराठीत 9 हात लाकूड 10 हात धिलपी. तर हे असं, ह्याला अतिशयोक्ती. अतिशयोक्ती आहे का? इथं नाही. अनुप्रास म्हणजे काय आहे? तर एकच शब्द रिपीट होतो. आपल्या मराठीत सांगायचं, काकीने काकाच्या काळ्या कोटाचा काळा खिसा काकीतला कात्रीने करा खरा कापला. कचं रिपिटेशन झालं, याला म्हणतात अनुप्रास. हं. आणि यमक. यमक म्हणजे शेवटी प ला प, ट ला ट. या ना, जा ना, बसा ना, करा ना, बसा ना, ही ना, 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 ना. शेवटचा एक आला शब्द म्हणजे यमक. पण इथे यमक पण नाही. मानवीकरण आहे. म्हणजे संध्या ही काही जिवंत वस्तू नाहीये. पण त्याला माणसासारखं एखाद्या सजीवाप्रमाणे काय केलेलं आहे? ट्रीट केलेलं आहे. पुढे बघा, अध्यापकों, विद्यार्थी, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट के आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? काय म्हणतात त्याला? जे विद्यार्थ्यांवर जो टेस्टचा प्रभाव आहे, म्हणजे टेस्टचं जे की मूल्यमापन केलेलं आहे, त्याचा जो प्रभाव झालाय त्याला काय म्हणतात? याला म्हणतात विधी का प्रभाव, कार्पस इफेक्ट म्हणतात का? नाही. कक्षाई प्रभाव नाही. पुनर्बलन म्हणजे पुन्हा नाही. ह्याला म्हणतात वॉशबॅक इफेक्ट, भाषा परीक्षण का प्रभाव. सामग्री पर टेस्ट आकलन काय म्हणते? टेस्ट आकलन का प्रभाव. कार्पस इफेक्ट कशाला म्हणतात? विधी प्रभाव. तो भरपूर त्यांच्याकडे डेटा, ज्यांच्याकडे माहिती, इन्फॉर्मेशन अशी भरपूर जमा करून ठेवलेली आहे डोक्यामध्ये, आणि त्याचा प्रभाव जर पडला तर त्याला म्हणतात कार्पस इफेक्ट. जसं की आता आपण एका व्यक्तीने मला असं सांगितलं होतं, की शशी थरूर यांच्याकडे, त्यांना तेवढे शब्द कसे सुचतात? तर त्यांच्याकडे काय आहे? भरपूर कार्पस आहे. म्हणजे शब्दसाठा त्यांचा प्रचंड आहे. त्याचा परिणाम काय होतो? त्यांच्या भाषेवर दिसून येतो. तसं भाषा परीक्षणाचा प्रभाव, ज्याला वॉशबॅक इफेक्ट म्हणतात. ह्या इफेक्टचा परिणाम पॉझिटिव्हही असू शकतो आणि निगेटिव्हही सुद्धा असू शकतो. परीक्षा घेते म्हणून काही मुलं जास्त अभ्यास करतात, तर परीक्षा घेताना काही मुलं परीक्षेपासून पळून जातात. तर ते या प्रभावाला म्हणतात वॉशबॅक इफेक्ट. ओके. हा कार्पस इफेक्ट आणि हा वॉशबॅक इफेक्ट. पुढे बघा, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि योगात्मक द्विभाषावाद म्हणजे समेटिव्ह बायलँग्वेलिज्म. का बरं? बच्चे कोई संस्कृती और भाषा को महत्व देता है. बराबर है. आपण बघा, आपल्या अं, भाषा आणि विकास याचा जो आपला व्हिडिओ केलेला आहे आपण, भावना, भाषेचं कौशल्य, हे सगळं याच्यामध्ये एन-ई-पी नुसार सांगितले, की 2 भाषांना महत्त्व द्यायचं. पहिली भाषा कोणती आहे? जी त्याची मातृभाषा आहे, आणि मातृभाषेचा वापर टूल शिडीप्रमाणे करायचा. कशासाठी? दुसरी भाषा शिकण्यासाठी. जसं की इंग्रजी शिकायची आहे, कन्नड शिकायची आहे, तमिळ शिकायची आहे आणि मूळ भाषा मराठी आहे. तर मग त्यासाठी या भाषेचा वापर करायचा. मग त्यालाच म्हणतात योगात्मक द्विभाषावाद. विद्यार्थ्याच्या संस्कृतीला महत्त्व दिलं गेलेलं आहे. अंग्रेजी शिक्षण को तृतीय भाषा के रूप में महत्त्व देता है, असू शकते. बरोबर आहे. पण एवढं अचूक नाहीये. बच्चे की भाषा तो समुन्नत है परंतु उनकी संस्कृती को नहीं. नाही, असं नाही. प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करते, असं नाही. पर्याय क्रमांक 1 ह्याचं उत्तर आहे. भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है? स्वर शैली म्हणजे गाण्याचं म्हणण्याचे शब्द, शब्दफेक. तान, शास्त्रीय संगीतात म्हणतात ते. बलाघात म्हणजे स्ट्रेस. लय म्हणजे टोन. ह्या सगळ्यांना एकत्रित काय म्हटलं जातं? तर छंदशास्त्र म्हटलं जातं. काव्य नाही. काव्य म्हणजे एक फक्त रचनाच असते. ध्वन्यात्मक फक्त आवाज असतो. प्रशासनिक अध्यादेश, प्रॅग्मॅटिक असंही नाही, जे की काय कंटिन्युअसली चेंजेस असतं. असं नाही. याला म्हणतात छंदशास्त्र असं म्हटलं जातं. तर 9वा प्रश्न 109. भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलागत झालं. भारत में भाषाओं के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? कोणतं जे स्टेटमेंट आहे ते कसं आहे? चुकीचं आहे. बघूया आपण आता. भारत में संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है. बरोबर आहे. भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची अनुसार 22 भाषा है. बरोबर. संस्कृत आधुनिक भाषा नहीं है. संस्कृत प्राचीन भाषा है.
हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोकभाषा लिंग्वा फ्रँका है. उपमहाद्वीपची लोकभाषा आहे. बरोबर. हे सुद्धा कसं आहे? चुकीचं आहे. लिंग्वा फ्रँका नव्हे. कौनसा कथन सही है? बरोबर आहे. सॉरी, हे लिंग्वा फ्रँका आहे. संस्कृत ही आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है. पर्याय क्रमांक 3. नंतर भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं. इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? या पद्धतीनं भाषा शिक्षणाला काय म्हटलं जातं? हं, कशा अध्यापन समूह बनवतात, ग्रुपमध्ये काय करतायत? शिकत आहेत. तर मग याला म्हणतात सहयोगात्मक अधिगम म्हणतात का? होय, याला सहयोगात्मक अधिगम म्हणतात. प्रतियोगिता आहे का इथं? नाही. प्रतिद्वंद्विता पण आहे का? नाही. निर्देशन आणि परामर्श आहे का? निर्देशन और परामर्श है क्या? निर्देशन आणि परामर्श सुद्धा इथं नाहीये. भाषा ही खेळ हा खेळ नाहीये. त्यांना काय केलंय, एका टॉपिकवर विज्ञापन म्हणजे काय? त्यांना जाहिरात प्रसिद्ध करायला सांगितली गेलेली आहे. तर ही जाहिरात त्यांनी काय करत आहेत? प्रसिद्ध करत आहेत. त्यानंतर पुढे पहा, एक अध्यापक को बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित करने वाला काम दिया. इस पाठ का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रेस्टॉरंटशी जुडी शब्दसंपदा आहे. ते रेस्टॉरंटची व्होकॅब्युलरी त्याला काय करायचंय? ओळख करून द्यायची आहे. मग आता ती काय करेल बघा. शिक्षार्थियों के कोश विषयक सामग्री से परिचित करना. बरोबर आहे. त्यांच्या व्होकॅब्युलरी विषयी परिचित करायचे. व्याकरणिक सामग्री से परिचित करना नाही. अवकाश के दौरान कहीं न जाने संबंधी पाठ्य से परिचित करना नाही. समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना नहीं है. याचा पर्याय क्रमांक 1 उत्तर आहे. कोश विषयक व्होकॅब्युलरी डेव्हलपमेंट विषयी त्याला परिचित करायचंय. व्होकॅब्युलरी कशाची आहे ती? रेस्टॉरंटची आहे. अधिगम का कौन-सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है. म्हणजे सवयीनं जेव्हा तुम्हाला सवय लागेल त्या भाषेच्या वापराची, तेव्हाच तुम्हाला काय करता येईल, ती भाषा येईल, असं कोणाचं म्हणणं आहे? म्हणजे स्टिम्युलस आणि रिस्पॉन्स. स्टिम्युलस रिस्पॉन्सनं जेव्हा तुम्ही शिकाल, तेव्हाच तुम्हाला ती भाषा येईल. जसं की मांजराला पुन्हा घंटी वाजवून अन्न दिलं, की बरोबर, बरोबर काय व्हायला लागलं, त्याच्या लक्षात आलं घंटीमुळे की आपल्याला जेवण मिळतंय. हे बिहेवियरिस्ट आहेत. म्हणजे वर्तनवादी आहेत. याला व्यवहारवादी म्हणतात किंवा व्यवर्तनवादी म्हणतात. उपयोगिता नाही, संज्ञानात्मक आणि अंतःक्रियात्मक सुद्धा नाही. पर्याय क्रमांक 2 याचं उत्तर असणार आहे. किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहता है? थीम, थीम म्हणजे काय आहे? त्याची सेंट्रल आयडिया. वेळ आहे का इथं? नाही. वेळ नाही, स्थान नाही. सेटिंग, येस, याला म्हणतात सेटिंग. म्हणजे एखादा व्हिडिओ करताना त्याची सेटिंग बघायचं, म्हणजे वेळ काय आहे आणि ते ठिकाण काय आहे. कथानक याला प्लॉट म्हणतात, प्लॉट पण नाही, क्लायमॅक्स त्याचा शेवट पण नाही. याला म्हणतात सेटिंग. प्रश्न 14, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा. एक्टिंग करायला सांगितले. शेष विद्यार्थियों से कहा कि अभिनव को देखे और वार्तालाप का आनंद ले. इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? याला काय म्हणायचं? रोल प्ले म्हणायचं का? हो म्हणू शकतो आपण. ड्रामा म्हणू शकतो, ड्रामा पण म्हणू शकतो. अभिनय की कक्षा? नाही. निर्देशन सुद्धा याला म्हणता येणार नाही. आता दोन्हीपैकी कोणचं उत्तर बरोबर असेल बघा. विद्यार्थ्यांना एका समूहालाच काय केलंय? ग्राहकाचं दिलंय, प्रॉपर्टी डीलरचं दिलंय आणि मकान मालक दिलंय. ड्रामामध्ये कसं असतं, एका विद्यार्थ्याला एक रोल दिलेला असतो. हं. आणि ते विद्यार्थी त्या पद्धतीनं स्क्रिप्टनुसार काम करतात. म्हणजे ड्रामा नाही, हे काय असणार आहे? रोल प्ले असणार आहे. नंतर बघा, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा के टिकट लाती है. वह अधिगम के लिए क्या कह रही है? तो अधिगम के लिए क्या कहलाती है? वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का उपयोग कर रही है. हाँ, ऐसा भी लगता है.
आगे देखेंगे, वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। दूसरी भाषा कौन सी सीख रहे हैं इसमें? दूसरी भाषा का कोई विशिष्ट वहां पर औचित्य नहीं है। वह चाहती है कि विद्यार्थी उसके जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखे। अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए समाचार पत्र, भोजन तालिका, एल टिकट तो इंग्लिश में लाएंगे ना, वो थोड़े ही हिंदी में लाएंगे, अपनी भाषा में लाएंगे। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है, नहीं तो वो क्या करना चाहती है? अधिगम को वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक योग्य सामग्री का उपयोग कर रही है। प्रश्न क्रमांक 115 का, यानी कि इसका पर्याय नंबर 1। फिर आगे देखेंगे 116, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा रोकना, पॉज देना महत्वपूर्ण है। बोलने की गति महत्वपूर्ण है। वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाला महिला है या पुरुष, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वक्ताओं की संख्या भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जेंडर का क्या क्या उचित है? कुछ भी नहीं, लड़का हो या लड़की, हम्म कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। हाँ, होती है। फिर आगे देखिए, अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्व भाषा में मिला देना चाहिए। नहीं, क्यों मिला देना चाहिए? उनको अपनी भाषा रखनी चाहिए और दोनों भाषा मिलकर सीखनी चाहिए। विविधता भरे समाज में भाषा नीति बनानी, विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति नहीं, अगर विविधता है तो सबको अपनी अपनी भाषा रखने का हक है। भाषा अस्मिता संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है, ये भी गलत है। पर्याय नंबर 1। फिर देखें, भाषा में कौन सा ग्राह्य कौशल्य में रिसेप्टिव स्किल्स कोणते आहेत? रिसेप्टिव ऑफकोर्स काय आहे? श्रवण, बोलना नहीं है, लेखन भी नहीं है। बोलना और लेखन भी नहीं है। श्रवण और पठन दोनों क्या है? रिसेप्टिव, यानी कि वो एक्सेप्ट कर, नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये श्रवण और पठन है। श्रवण में क्या शामिल है? ध्वनि सुनना, ध्वनिया जैसे तंदुकार डिकोड करना, सिर्फ इतना ही है क्या? विषय वस्तु के बारे में, उसके आगे भी है, के बारे में अनुमान लगाना है। ठीक है, उसके आगे भी है। विषय ज्ञान, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ठीक है, लेकिन उसके आगे भी कुछ है श्रवण में। ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना भी महत्वपूर्ण है, यानी कि अर्थ निकालना इंपॉर्टेंट है। फिर अंतिम देखो, कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां और बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां है, मिलान करें। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, संप्रेषण म्हणजे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशनचं बघा कोणतं येईल? ठीक आहे, प्रत्यक्ष विधी म्हणजे डायरेक्ट अप्रोच, व्याकरण अनुवाद, और वेस्ट की नवीन विधि, इसमें से कौन सा देगा, कौन सा सही होगा? हम देखेंगे। सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, ये कौन सा होना रहा होगा? संप्रेषण भाषा शिक्षण होगा, प्रत्यक्ष विधि होगा, या फिर या फिर वेस्ट का? तो ये संप्रेषण भाषा शिक्षण है। ये का यानी 1, ए का 1 है, तो पर्याय नंबर 1 यहाँ पर आ गया। अब आगे सिर्फ चेक करेंगे, प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि है व्याकरण को आगमन तरीके से पढ़ाना, बराबर है। व्याकरण अनुवाद सी, इसका है लिखित साहित्य सामग्री। ओके। फिर वेस्ट की नवीन विधि, वेस्ट की नवीन विधि क्या है? 120 को है मौन पठन। जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। सिफत, व्यक्ति के सारे और सारे गुण उसकी हिम्मती पैदा होने से पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसी गोधुली में बसते हैं जहां ना जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। जिंदगी के उस पन्ने को उलटकर पढ़ना चाहिए जिसके कभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हो। हा पॅरेग्राफ पाहिला आणि आणि मागच्या पेपर मधला पहिला पॅरेग्राफ पाहिला, आपल्या लक्षात येते की हा पॅरेग्राफ कसा आहे, त्या पॅरेग्राफ पेक्षा सोपा आहे। मग आता ह्याचे प्रश्न बघूया।
निडर में उपयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता नी कशासाठी आहे? अधिकतासाठी आहे का? नाही. अभावसाठी आहे का? होय. कमतरतेसाठी आहे. रहित आहे का? होय. रहितसाठी पण आहे. आणि सहित आहे का? सहितसाठी नाही. आता निडर म्हणजे डर नाही. म्हणजे निगेटिव्ह आहे. हे 2 निगेटिव्ह आहेत. अभाव आणि रहित. पण आता इथं डरचा जर आपण विचार केला, डर का अभाव? का डर रहित? कोणतं जास्त योग्य बसतंय? आपण आपल्या स्वतःला विचारून बघायचं आणि अभाव हा काहीतरी वस्तू असल्याचं निदर्शक आहे. रहित नसतं तर आपण अभाव वापरलो असतो. पण रहित आहे ना, डर रहित माने निडर. म्हणजे जास्त अचूक उत्तर कोणतं आहे? पर्याय क्रमांक 3 आहे. 2 तर गेले, त्या दोघांमध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होऊ शकतं. गोधुली से तात्पर्य है. गोधुली म्हणजे काय? रात्री वेला, रात्रीची वेळ, प्रभात वेळा सकाळची वेळ, मध्यरात्री म्हणजे मध्यरात्रीची वेळ आणि संध्यावेला. म्हणजे ही कोणती कुछ जिंदगी की कहाँ बघा ना, बसते हैं कुछ लोग ऐसी गोधुली में बसते हैं जहाँ ना हिम्मत हँसती है, ना रोने की आवाज़ सुनाई देती है. तो साहस ज़िंदगी की तो ये सब क्या है कि गोधुली माने संध्या वेला, शाम के समय. तो इसको बोलते हैं संध्या वेला. म्हणजे जीवनाची संध्याकाळ. आयुष्य त्यांचं त्याच्यातच गेलं. ना ते हसले, ना कधी रडले, ना त्यांनी आनंद व्यक्त केला, काही नाही. सिफत, सिफत का क्या अर्थ है? बघा इथं मी सुरुवातीला अंडरलाईन केलं. जिंदगी में सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है. हिम्मत काय आहे? सिफत. सिफत म्हणजे काय असणार आहे आता हे? बघा उद्देश असेल का? स्वीकृती आहे का? नाही. तर काय आहे? विशेषता. ही काय आहे? सिफत म्हणजे काय आहे? तर विशेषता आहे. अनुभव नाही. अड़ोस-पड़ोस को देखकर चलना से क्या अभिप्राय है? अड़ोस-पड़ोसला बघून चालायचं म्हणजे काय? अपने दाएँ-बाएँ देखकर चलना? नहीं। अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना? नहीं। दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना. लोकं काय म्हणतात बाबा? लोकं काय म्हणतात? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? असं करणं म्हणजे अड़ोस-पड़ोस को देखकर चलना. किस गुण के होने से व्यक्ती के और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं. एवढं सगळं झालं चर्चा. हिम्मत म्हणजेच काय आहे? साहस. बरोबर आहे. साहस म्हणजेच सगळे गुण येतात. नेतृत्व नाही, संतोष नाही. आता बघा हे असू शकतात गुण, परंतु पर्याय आपला जो पॅराग्राफच्या अनुसार कोणतं आहे? साहस आहे. जिंदगी के किस तरह के पन्ने पढ़ने की बात कही गई है. जिसमें कशा पद्धतीचे पन्ने पडले पाहिजेत. जिसमें चुनौतियाँ हो, ओके. जिसमें सुख ही सुख हो, बिल्कुल नहीं. जिसमें असफलताएँ हो, हाँ, वो भी है. जिसमें फूलों की सुगंध हो, वो नहीं है. तो इन दोनों में देखो कौन-सा ज़्यादा अचूक है। चुनौतियाँ हो, हाँ, ये ज़्यादा अचूक. असफलता सिर्फ असफलता नहीं, चुनौतियाँ भी होनी चाहिए. तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है. देखो जिंदगी में उस पन्ने को उलटकर पढ़ना चाहिए जिसमें कभी फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हो माने कुछ चुनौतियां भी जिंदगी में हो कुछ मुश्किल काम भी करने हो साक्ष्य मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है वो सदा आगे बढ़ता जाता है ओके वो बहुत निडर होता है हाँ बाधाओं से नहीं घबराता है लोगों की सोच की परवाह वह नहीं करता है तो वो निडर भी होता है सदा आगे भी बढ़ता रहता है बाधाओं से नहीं डरता है लेकिन ये तीनों भी जिसमें सम्मिलित है वो लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है तभी तो वो निडर है गोधूली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है क्या है कैसे विवशता और अभाव में जीने वाले लोग हो सकता है जय पराजय के अनुभव से परे लोग ये भी मुझे लगता है हो सकता है फल की कामना न करने वाले लोग ये नहीं हो सकता जीवन में परिश्रम करने वाले लोग ऐसा भी नहीं है तो विवशता और अभाव में जीने वाले लोग और जय पराजय देखो जहां जिंदगी की ऐसी गोधूली में बहते रहते हैं देखो आप वहां देखेंगे आपको जहाँ ना हँसती है ना रोती है, कभी हार ना रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ना कभी हारते हैं, ना कभी जीतते हैं। तो ये माने जय-पराजय के अनुभव से परे लोग हैं। ठीक है? अब दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी 129 से 135 प्रश्न है। मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है संगीत। संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्रकृति प्रदत्ता कला है। ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम अपने मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है संगीत एक सार्वभौमिक कला है
संगीत का जन्म आनंद से होता है और हमारे लिए आनंद का सृजन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी चाहिए। उससे करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करता, अपितु हमें संस्कारित भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाई को उद्वेलित करता है। संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है? संगीत किसके माध्यम से भावनाओं को प्रकट करते हैं? तो रंग आकृति संगीत का भाग नहीं है, छंद अलंकार भी नहीं है, छंद है अलंकार नहीं है, मुद्रा भाव ये नृत्य का है, तो स्वर और लय है। सर्वोच्च इस संधि का विच्छेद क्या है? सर्व और उच्च, स उच्च नहीं, सर्वो अधिक उच्च नहीं, सर्वानी उच्च नहीं, सर्व और उच्च ये लघु है, ये दीर्घ है। संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर दिया हुआ है संगीत एक कला है और पाने के लिए सुनने की कला को विकसित करना पड़ता है। तो सुनने की कला को विकसित करनी चाहिए अगर आपको आनंद लेना है। संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है? हमारा मनोरंजन करके, अभिव्यक्ति का माध्यम बन के, हाँ, केवल हमारा मनोरंजन नहीं करता, हमें संस्कारित भी करता है। कैसे? हमारे मन की अच्छा हमें आनंदित करके करता है, ये भी करता है, लेकिन संस्कारित किस तरह से करता है? तो हमारे मन की अच्छाई को सामने लाकर संस्कारित करता है। प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात है? नृत्य है? नहीं। स्थापत्य नहीं। संगीत की बात है, नाटक की भी नहीं। संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है। क्यों? यह आनंद का सृजन करता है। ओके, इसीलिए उसको आनंद अनमोल धरोहर कहा गया है। यह प्रकृति प्रदत्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए उसको अनमोल धरोहर कहा जाए, हो भी सकता है, देखेंगे और आगे। फिर ख्याति प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए अनमोल नहीं है, ये सर्वसुलभ है, ये सर्वसुलभ नहीं है। तो ये आनंद का सृजन करता है, क्योंकि पैराग्राफ के अनुसार ये आनंद का सृजन करता है, इसके लिए उसको क्या कहा है? अनमोल धरोहर कहा गया है। सार्वभौमिक का अर्थ क्या है? सर्वधर्मों में व्याप्त, स्वदेश में व्याप्त, समान भाव से व्याप्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त। तो उसका मतलब है संपूर्ण जगत में व्याप्त, यानी की सार्वभौमिक। आपने मराठीतलं सार्वभौमिक वेगळं, हे थोडं वेगळं आहे। कौन सा उपकरण सक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? पाठ्यपुस्तके ऑनलाइन आहे का? नाही। रेल यात्रा टिकट ऑनलाइन नहीं। टेलीविजन नहीं। तो कौन देता है? पैडलेट देता है। यह हमको ऑनलाइन पढ़ने की उपलब्धि करके देता है। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? रचनात्मक आकलन म्हणजे कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट, प्रदत्त कार्य उपयुक्त है, लिखित परीक्षा उपयुक्त नहीं है, परियोजना भी उपयुक्त है और कक्षा प्रस्तुतिकरण भी उपयुक्त है। फिर भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिदिन काम में, हर रोज काम में आने वाली सामग्री, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वास्तविक वस्तु, यानी कि रियालिया। भाषा खेल नहीं कहते और पाठ्य सामग्री भी नहीं कहते, शिक्षण सामग्री कहते हैं, यानी की पर्याय 1 और 2 उसमें उपयुक्त में आता है। तो दररोज वापरतो आपण, समजा गोट्या आहेत, वस्तू आहेत, रियाली आहेत, खऱ्या-खुऱ्या वस्तू आहेत, त्याला शिक्षण सामग्री, याबद्दल आक्षेप होते, त्यामुळे 2 उत्तरं स्वीकारलेली आहेत। भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समन्वित करने के लिए कहती है? कशासाठी शिकवतात? त्रिभाषा सूत्र कशासाठी आहे? बहुभाषा शिक्षा नहीं, एक भाषिक शिक्षा नहीं, हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, यानी कि मातृभाषा को हम क्या यूज करने वाले? एज अ टूल, सीडी के माध्यम से मातृभाषा ही शिडी वापरून आपण काय करणार आहोत? विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या परकीय भाषा शिकवणार आहोत। शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है? शीर्ष अधोमुखी, टॉप टू डाउन मॉडेल मध्ये काय चुकीचं आहे? सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं। ओके, ये सही है। सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, ये भी सही है। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं। सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। अपने पूर्व ज्ञान की मदद से वो क्या करते हैं कि अपना जो आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ लगाने की कोशिश कंटिन्यूअसली करते हैं, इसको टॉप डाउन मॉडल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी नहीं, फिर 14 फरवरी, हाँ, वो तो कौन सा दिन है, क्या बोलते हैं उसको? वैलेंटाइन डे। 21 फरवरी मातृभाषा दिन है, 13 अप्रैल भी नहीं है।
ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने सहयोगी को लिखना चाहेंगे, जो आपका मित्र भी है. सहयोगीला पाठवायचं, तुमचा मित्र पण आहे. त्यासाठी कसला औपचारिक, अनौपचारिक असेल का? नाही. व्यापार संबंधी असेल का? बघा, सहयोगीला मित्राला पाठवायचं, व्यापार संबंधी पण नाही. लिखापडा करस्पॉन्डंट औपचारिक. कारण तुमचा कोण आहे तो सहयोगी आहे, म्हणजे तुमच्यासोबत काम करते. काम करणाऱ्या माणसाचं कसं लिहावं लागेल त्याला? अनौपचारिक लिहावं लागेल का? औपचारिक लिहावं लागेल का? अनौपचारिक नाही. हां, काम करतो पण तुमचा कोण आहे? आपका मित्र भी है. हां, काम फक्त सहयोगी असाल तर औपचारिक, मित्र असाल तर अनौपचारिक. म्हणजे औपचारिक का अनौपचारिक या दोन्हीमध्ये. आता काय म्हणते, पहचान करिए आप उस सहयोगी को लिखना चाहते हैं. उस सहयोगी, जो सहयोगी आपका मित्र भी है. म्हणजे कसं असणार हे? अनौपचारिक असणार. कारण मित्र आहे ना. मित्राला औपचारिक कसं म्हणावं? मित्राला अनौपचारिकच लिहिलं जाईल. हां, मित्र आहे, सोबत काम करता. मला पण थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, कारण औपचारिक होऊ शकतं आणि अनौपचारिकही होऊ शकतं. परंतु जास्त बेटर उत्तर काय असणार आहे? हे अनौपचारिकच असणार आहे. विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है? विद्यार्थ्यांना सगळं समजून घेण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये स्पष्टता येण्यासाठी समुचित शिक्षण म्हणजे सीसीई के दौरान आकलन क्या है? अधिगम के लिए आकलन, बरोबर आहे. अधिगम का आकलन आहे का? ओके. अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन. आता बघा, हे जवळपास शब्द आपल्याला कसे वाटतात? हे जवळ-जवळ सारखेच वाटत आहेत. पण अधिगम के लिए आकलन, आपण याचा एक व्हिडिओ केलाय. अधिगम के लिए आकलन आणि अधिगम का आकलन, म्हणजे असेसमेंट फॉर लर्निंग. आता इथे सांगतात स्पष्टता लाने के लिए. याची इच्छा काय, कशासाठी आहे? अधिगम और समझ में स्पष्टीकरण, म्हणजे लर्निंग व्यवस्थित समजण्यासाठी करते. म्हणजे अधिगम के लिए करता है. अधिगम का आकलन तो अंत में हो ही जाएगा, लेकिन अधिगम के लिए आकलन करता है. द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई. ओके. उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा की दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाए. दिलेल्या उत्तरातून काय करा, तुम्ही योग्य उत्तर लिहा. तर मग इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है. स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करे, क्या इसके योग्य बनाना है? केवळ श्रवण करण्यासाठी करते का? नाही. विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, बरोबर. त्यांना जास्त ऍक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व त्याला काय करायचं आहे? करून घ्यायचं आहे. विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, नहीं. स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए, स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए ऐसा नहीं है. विचार बिंदुओं को सुनकर उनका क्या किया जाए? विश्लेषण किया जाए. यानी पर्याय 2 और 3 भी इसमें सही है. भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? गलतियों के बारे, गलतियां भाषा अधिगम पर अवरोध प्रदान करते बिल्कुल नहीं. अब वो तो अपॉर्चुनिटी पैदा करती है. गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती है. हाँ, ये मदद करती है. गलतियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है. ये भी सही है. गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद कर, ये भी सही है. सही नहीं क्या है? तो पर्याय एक क्या होगा? उसका सही उत्तर हो गया. 46, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग? खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्या हो सकती है और भिन्न भिन्न उत्तर निकाल सकते हैं. खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य म्हणजे ओपन एंडेड क्वेश्चन, त्याचे उत्तर वेगळे येऊ शकतात. किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से प्राप्त तत्वों को मिलाना, ये भी हो सकता है लेकिन इतना सटीक नहीं है. शिक्षण की नवीन विधियों को प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि नहीं है. संप्रेषण भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा, ये सभी सही है, लेकिन भाषा में रचनात्मकता ये है. इसलिए पर्याय नंबर 1. 147 देखो. शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है. ये किससे द्वारा अनुशंसित है? किसने समझाया है कि हाँ ये ऐसा है? तो व्यवहारवादी है? नहीं है, ये संज्ञानवादी है. मानवतावादी भी नहीं, मनोविश्लेषणवादी, ये संज्ञानवादी है. संज्ञानात्मकवादी यानी कि जीन पियाजे के बारे में. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया पठन विकार है. हाँ, डिस्लेक्सिया क्या है? ये एक पठन विकार है. फिर पठन वैकल्य डिस्ग्राफिया एक लेखन वैकल्य है, और तो ये भी सही है.
तो लेखन वैकल्य डिस्ग्राफी पठन विकार नहीं भाई, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया लेखन विकार ये भी नहीं है, ये और बी दोनों सही है, यानी कि पर्याय नंबर 3 उसका सही उत्तर होगा। फिर 149 देखेंगे, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपक्रम दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है, सिखाती है। तो रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही आहे? 7वीला काय करते, इंग्लिश पढवते आणि त्याच्यासाठी ऑडिओ व्हिज्युअल आणि लँग्वेज गेम्स काय करते ती घेते आहे। तर स्वाभाविक प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है, अभ्यास और आदत निर्माण का सिद्धांत नहीं है, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तो विद्यार्थ्यांमध्ये प्रेरणा निर्माण व्हावी, त्यांनामध्ये मोटिवेशन मिळावं, त्यासाठी काय करते, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांतचे पालन करते। जीवन से मन का सिद्धांत ये भी नहीं है। उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं? तो त्याला काय म्हणतात? त्याला म्हणतात फेबल. फॅन्टसी नाही, फॅन्टसीमध्ये जसं की एक झपाटलेला आहे, त्याच्यामध्ये एक फॅन्टसी सारखा एक भोवरा, एक भावला असतो, त्याला फॅन्टसी म्हणतात. हे फॅन्टसी आहे का? नाही. विज्ञान फिक्शन, सायन्स फिक्शन आहे का? नाही. यात्रा वृत्तांत, ट्रॅव्हल लॉग आहे का? नाही. ही काय आहे? जंतुकथा आहे किंवा याला काय म्हणतात? फेबल असं म्हणतात. अशा पद्धतीनं आज आपण हिंदीचे पेपर 2 मधील अ, भाषा 1 आणि भाषा 2 पाहिलं. आपल्या लक्षात आलं असेल, की भाषा 2 जी आहे, ही भाषा 1 च्या तुलनेमध्ये जास्त सोपी आहे आणि त्यामुळेच भाषा 2 हिंदीवाल्यांना स्कोप आहे, संधी आहे, की ते अधिक चांगल्या पद्धतीने काय करू शकतील, यामध्ये स्कोर करू शकतील. मात्र याला जो सरावाची आवश्यकता आहे, व्याकरण फार काही बघण्याची आवश्यकता नाही. मात्र व्यवस्थित वाचून समजून घेण्याची मात्र आवश्यकता आहे. थांबूया. आता यानंतर आपण एकच व्हिडिओ करणार आहोत, तो म्हणजे मराठी भाषेचा. आणि त्यानंतर आपली हे जे बंडल आहे सी-टी-ई-टीचं ते पूर्ण होणार आहे. धन्यवाद. भेटूया उद्या संध्याकाळी भाषामध्ये, विशेषतः मराठीमध्ये. मराठीचे पण आपण पेपर भाषा 1 आणि भाषा 2 घेणार आहोत. धन्यवाद. गुड नाइट. वेस्ट की नवीन विधि है मौन पठन है। ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं और आगे देखते हैं